हेलो एंड वेलकम टू ऑल मिस्टर सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। तो गांधी युग के फर्स्ट पार्ट को काफ़ी ज़्यादा सराहा गया आप लोगों के द्वारा। आज गांधी युग का जो सेकेंड पार्ट है उसको बनाने का समझाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो लेक्चर में गांधी जी से बनने वाले लगभग जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको जानने और समझने का प्रयास किया जाएगा। तो 1922 के बाद से लेकर के गांधी जी की मृत्यु तक के बीच में गांधी से स्पेशली क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बने, इस वीडियो लेक्चर में ज़्यादातर उन्हीं विषयों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। बीच बीच में काफ़ी अन्य सब्जेक्ट आएंगे जिसके बारे में चर्चा की जाएगी, जैसे भगत सिंह आएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद आएंगे, कुछ संगठन आएंगे। तो इन सभी लोगों के लिए एक अलग से वीडियो माध्यम से स्पेशली क्रांतिकारी संगठन और उनके द्वारा की गई गतिविधियाँ एक अलग से वीडियो लेक्चर आएगा। तो उनके द्वारा किए गए सभी घटनाओं को उसमें हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा ज़्यादा फोकस होगा गांधी जी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे गांधी को बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं। तो दो कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में लिखेंगे उपाधियां और दूसरे कॉलम में लिखेंगे देने वाले लोग। तो गांधी की उपाधि लिख देते हैं। गांधी की एक उपाधि है बाबू महात्मा। महात्मा किसने कहा है? तो आपको जब चंपारण सत्याग्रह बताया गया था तभी बताया गया था, तो बता दीजिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा की बात देख लें, यदि आपसे कोई पूछे बापू, बापू कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो महात्मा हो गए, बापू हो गए। तीसरी उपाधि बाबू राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता कहा गया है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। चौथी उपाधि इनकी वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स। यदि आपसे कोई पूछे वन मैन बाउंड्री फोर्स उपाधि किसके द्वारा, तो बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है। इसके अलावा गांधी की और उपाधि देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर। अगली उपाधि बाबू अर्धनग्न फकीर। तो देशद्रोही फकीर कहने वाले व्यक्ति हैं विंस्टन चर्चिल। अर्धनग्न फकीर कहने वाले व्यक्ति हैं फ्रैंक मॉरिस। बाकी कुछ एक किताब देखें, महत्वपूर्ण एक राइटर हैं महेश बर्नवाल जी, उनकी किताब में दोनों के लिए विंस्टन चर्चिल लिखा हुआ है। तो जैसा पेपर में ऑप्शन में आया उस हिसाब से चले जाएंगे, यदि इस तरीके का कुछ ऑप्शन दे देता है। अगली एक उपाधि गांधी जी को बाबू मलंग बाबा कहा गया है। मलंग बाबा। मलंग बाबा स्पेशली उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के लोगों के द्वारा कहा गया है। ज्यादातर कह लीजिए इस नाम को या इस उपाधि को फेमस करने वाले व्यक्ति का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गांधी जी को और क्या कहा गया है? गांधी की और यदि आपसे कोई उपाधि पूछे तो कौन सी उपाधि बता देंगे? कैसर हिंद। कैसर हिंद उपाधि गांधी जी को महारानी विक्टोरिया के द्वारा। इसके अलावा गांधी को एक और उपाधि मिली है। गांधी को उपाधि है महारानी विक्टोरिया, ये हो गया। गांधी को एक कोई और उपाधि थे, मलंग बाबा, कैसर हिंद। हाँ, लिख लेंगे बाबू भर्ती कराने वाला एजेंट। भर्ती कराने वाला एजेंट / सार्जेंट।
तो इसके लिए कोई विशेष व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि स्पेशली देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब गांधी जी ब्रिटिशर्स की सेना में भारतीय युवाओं को भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे, तब बहुत सारे लोगों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा गांधी जी को भर्ती कराने वाला एजेंट या सार्जेंट कहा गया है। तो लगभग गांधी से बनने वाली जितनी महत्वपूर्ण उपाधियां पेपर में पूछे जाने योग्य हैं या तो पूछी गई हैं, आप इसमें काफ़ी कुछ नया भी पाए होंगे कि गांधी जी की उपाधियों के माध्यम में काफ़ी ज़्यादा लगभग जितनी उपाधियां गांधी को मिली हुई हैं वो सब हमने आपको बता दी। इसको एक बार अच्छे से ध्यान से सुन लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बापू जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये पेपर में पूछा गया है। देशद्रोही फकीर, अर्धनग्न फकीर, मलंग बाबा, कैसर हिंद और भर्ती कराने वाला एजेंट या सार्जेंट। इसके बाद देखा 1922 के बाद जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चौरी चौरा कांड हो जाने के बाद 12 फरवरी 1922 को, एक महत्वपूर्ण डेट है ये, 12 फरवरी 1922 को इन्होंने आंदोलन की वापसी करने का जब डिसीजन ले लिया, आंदोलन को रद्द कर दिया गया। ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों का मोहभंग हुआ और मोहभंग होने के बाद गांधी जी से अलग होकर के, इस विचारधारा से अलग होकर के कुछ ऐसे समूह बने जिनका यह मानना था कि अंग्रेजों का यदि विरोध करना है तो विरोध करने के लिए कहीं ना कहीं कह लीजिए कि संसदीय कार्यवाहियों में भाग लेना पड़ेगा। और ऐसे विचारधारा में दो प्रमुख व्यक्ति के लोग होंगे जिनके द्वारा 1923 में एक नई पार्टी का गठन किया जाएगा, जिसमें एक प्रमुख चेहरा, एक प्रमुख नाम सुभाष चंद्र बोस के गुरु रहे CR दास, चितरंजन दास, और एक जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू। इन्हीं लोगों के द्वारा 1923 में एक नई पार्टी का कह लीजिए गठन किया जाएगा जिसका नाम है स्वराज पार्टी। तो 1923 की यदि महत्वपूर्ण घटना के तौर पर देखें तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया। यदि आपसे कोई पूछे कि स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन है तो बताएंगे CR दास, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर हुआ है तो बताएंगे इलाहाबाद। ये एक महत्वपूर्ण बात पूछी जा सकती है, इसको ध्यान रखेंगे। तो 1923 की एक महत्वपूर्ण घटना रही। यह इन लोगों का यह विचार हुआ करता था कि स्पेशली अंग्रेजों का विरोध करना है तो उनके खिलाफ पहुंच करके सदन में स्पेशली हम लोग अपने विरोध को प्रदर्शित करेंगे। 1922 के बाद ऐसी स्थिति बनी। 1924 में एक महत्वपूर्ण घटना देखेंगे। कांग्रेस के अधिवेशन में चर्चा हुई थी। गांधी जी एकमात्र यहीं पर बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे। यह अध्यक्षता गांधी की पहली और अंतिम कह लीजिए कांग्रेस का इन्होंने अध्यक्ष के रूप में काम किया, पहली और अंतिम। 1924 के बाद 1925 में एक महत्वपूर्ण घटना होगी। 1925 की इस घटना को याद रखेंगे। 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अनवरत रूप से चलती रहे, उसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी और धन की जरूरत के लिए क्रांतिकारियों ने यह प्रयास किया कि राजकोष को लूटा जाएगा। तो राजकोष को लूटने के लिए प्लानिंग की जाएगी। मास्टरमाइंड बनेंगे एक कांड के जिसको काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है। इस काकोरी ट्रेन डकैती के कह लीजिए हेड बनेंगे, मास्टरमाइंड बने, जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। तो 9 अगस्त 1925 को कौन सी घटना होगी तो बताएंगे काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती हुई है 9 अगस्त 1925 को। और इसके यदि आपसे पूछा जाए कि इसका मास्टरमाइंड कौन था तो इस काकोरी ट्रेन डकैती के मास्टरमाइंड रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, सीताराम तिवारी जी के सुपुत्र चंद्रशेखर आजाद जी। और इस काकोरी ट्रेन डकैती में कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रहे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चलाया गया
और फाइनली उनको फांसी दे दी गई। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे जिनको गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया? यहाँ से कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं कि वह कौन सा प्रमुख व्यक्ति रहा काकोरी ट्रेन डकैती में जिसके ऊपर मुकदमा भी नहीं चल पाया क्योंकि अंग्रेज गिरफ्तार ही नहीं कर पाए? तो आप नाम बताएंगे चंद्रशेखर आजाद। और किन किन महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों को पकड़ करके मुकदमा चलाया गया फिर फाइनली उनको फांसी दे दी गई, उसको जान लेते हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल बाबू गिरफ्तार हो गए। उसके बाद हैं रोशन सिंह, उसके बाद हैं राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई है बाबू गोरखपुर जिला जेल में। रोशन सिंह को फांसी हुई है बाबू प्रयागराज इलाहाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी को हुई है गोंडा में और अशफाक उल्ला खां को फांसी हुई है फैजाबाद जिला जेल में। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ राम प्रसाद बिस्मिल की एक बड़ी फेमस उक्ति है, आप सब लोग जानते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। काफ़ी फेमस रहा आज़ादी की क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान। तो कहाँ कहाँ पर फांसी हुई है, ये तारीख बड़ा महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई है, तो बताएंगे 9 अगस्त 1925 को। इसके बाद देखें 1926-27 में फाइनली थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने का प्रयास करते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम में थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे तभी अगला मैटर आपको समझ में आएगा। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम बना, इस भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन की बात की गई थी। प्रांतों में द्वैत शासन, और इस द्वैत शासन की समीक्षा करने के लिए वादा किया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा कि हम प्रत्येक 10 साल में समीक्षा करने के लिए एक कमीशन बनाएंगे और वह कमीशन आकर के द्वैत शासन की जांच करेगा और यदि इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो जैसा कांग्रेस कहेगी वैसा किया जाएगा। तो इसी द्वैत शासन की समीक्षा करने के लिए भारत में एक कमीशन आएगा जिसका नाम है साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन नियम से देखें तो 1919 में ये चर्चा हुई है, आना चाहिए था 1929 में, लेकिन 1929 से एक साल पहले इसको भेजा जाएगा क्योंकि 1929 में आम ब्रिटेन में चुनाव होने थे। ऐसी स्थिति में साइमन कमीशन एक साल पहले आ जाएगा। लेकिन साइमन कमीशन के जितने सदस्य होंगे, साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य हुआ करते थे और सातों के सातों अंग्रेज हुआ करते थे। इस वजह से भारतीयों के द्वारा इसका विरोध किया गया। तो साइमन कमीशन बाबू स्पेशली ये पहुंचा कब है? साइमन कमीशन भारत पहुंचता है 1928 में और साइमन कमीशन का भारत में अलग अलग जगहों पर इसका विरोध किया जाता है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में होगा, 1928 में इसको भारत भेजा जाएगा और यह इसी द्वैत शासन के रिव्यू करने के लिए, समीक्षा करने के लिए भारत में आया हुआ था। और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पंजाब और लाहौर क्षेत्र के प्रमुख क्रांतिकारी रहे जिनका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को तत्कालीन समय में जो पंजाब का पुलिस अधिकारी हुआ करता था उसका नाम है बाबू जॉन स्कॉट। जॉन स्कॉट के कहने पर यहाँ पर लाठीचार्ज किया जाएगा और लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की लाठियों से पीटकर बाबू हत्या कर दी जाएगी। इस दरमियान इनका एक कथन बड़ा फेमस है, हम बोल देते हैं, लिखने में ज़्यादा समय लगेगा। कथन लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियाँ ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी किल साबित होंगे। और उसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया जाएगा। और उसके बाद इसी 1929 की कड़ी में आप देखेंगे तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल को लेकर के और भारत में संसद में स्पेशली जाएंगे और ये लोग बम फेंकेंगे संसद में और उसके बाद इस प्रकार की गतिविधियां बनेंगी। बम फेंकने के बाद स्पेशली यह गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी दे करके जेल में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ किस प्रकार की यातनाएं दी जा रही हैं, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह जानने का प्रयास किया जा रहा था।
ऐसा कुछ बन पाता उसके पहले लाहौर वधकांड कह लीजिए या सैंडर्स वधकांड के नाम से जो फेमस है, वह केस खुल जाएगा और ऐसी स्थिति में फिर फांसी की तारीख तय कर दी जाएगी। स्पेशली उसको देखेंगे तो भगत सिंह इसको आसानी से याद कर सकते हैं। भसुरा को फांसी बाबू 23 मार्च 1931। भ से आप याद रखेंगे भगत सिंह, सु से याद रखेंगे सुखदेव और र से याद रखेंगे राजगुरु। लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को फांसी जो है इन लोगों को कर दी जाएगी। 23 मार्च 1931 को फांसी हो, उसके पहले भी काफ़ी कुछ घटनाएं हुई हैं। तो जो क्रांतिकारी समूहों के द्वारा और जो कह लीजिए उग्रवादी या गर्मपंथी विचारधारा के लोग रहे, उनको हम लोग एक अलग वीडियो लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे कि 1928 के बाद इन क्रांतिकारियों के द्वारा या देखें कि कब कब इनके द्वारा एक संगठन बनाया गया और इनके संगठनों के द्वारा कौन कौन से आक्रामक कार्रवाइयां भारत में की गई, उसको एक हम लोग अलग वीडियो लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अभी बात आ गई है तो इसका जिक्र कर दिया गया है। जब विरोध किया जा रहा था तत्कालीन समय में भारत राज्य जो सचिव है उसका नाम है बर्किनहेड। बर्किनहेड कांग्रेस को चैलेंज करता है कि यदि आप अपना संविधान बना पाए तब हम भारत को आपके सहमति पर स्वतंत्र करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इस कह लीजिए चैलेंज को स्वीकार करेंगे कांग्रेस के तत्कालीन समय के सबसे बड़े नेता मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ही 1928 में एक रिपोर्ट पेश करेंगे। उसी रिपोर्ट को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट कब आए? ये नेहरू रिपोर्ट याद रखेंगे चाचा जी की नहीं है, चाचा जी के पिताजी की है, यानी यह नेहरू रिपोर्ट बाबू मोतीलाल नेहरू की है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मोतीलाल नेहरू। और इस नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यदि आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे नेहरू रिपोर्ट को। अब इस नेहरू रिपोर्ट में शर्त ये थी कि जब भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां तत्कालीन समय में इसको यदि स्वीकार करेंगे तभी इस पर सहमति बनेगी, यदि कोई भी इसको अस्वीकार कर देगा। अब इसी दरमियान मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 14 सूत्री मांगे रख दी जाएंगी और विरोधाभास उत्पन्न होगा। फाइनली इसको सभी भारतीय दलों से समर्थन नहीं मिलेगा और बर्किनहेड अपनी कह लीजिए जिस मंशा के साथ इस बात को रखा हुआ था, उसे पता था कि कोई भी स्थिति बनेगी मोहम्मद अली जिन्ना मानने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक जगह विवाद होगा। स्पेशली देखेंगे तो डोमिनियन स्टेट पर, डोमिनियन और पूर्ण स्वराज के मुद्दे पर। मोतीलाल नेहरू की मंशा ऐसी थी कि कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में कुछ मिल जाए वही ज़्यादा ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग पर अड़े हुए थे मोतीलाल नेहरू जी के सुपुत्र, चाचा जी के नाम से जो फेमस है जवाहरलाल नेहरू। ऐसी स्थिति में कांग्रेस यहाँ पर दो भागों में बटेगी। एक कांग्रेस जो है ओल्ड कांग्रेस बोली जाएगी, ओल्ड कांग्रेस को लीड करेंगे बाबू मोतीलाल नेहरू और यूथ कांग्रेस को लीड करेंगे जवाहरलाल नेहरू। फाइनली जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 के कांग्रेस का जो अधिवेशन होगा उसमें यह तय किया जाएगा कि हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा फहरा करके स्वाधीनता दिवस के तौर पर मनाया गया था। तो 26 जनवरी को ही हमने सबसे पहली बार आज़ादी मना ली थी। तो 26 जनवरी का दिन हमारे लिए इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था। बाय डिफ़ॉल्ट जब हमको आज़ादी मिली, कानून बना करके स्पेशली भारत को आज़ाद किया गया, तो भारत की आज़ादी का जो दिनांक बना वो 15 अगस्त 1947। लेकिन 26 जनवरी को हम लोगों ने बहुत पहले ही स्वतंत्रता मना ली थी। तो 26 जनवरी का महत्व कम ना हो, इसलिए संविधान सभा ने, संविधान निर्मात्री सभा ने यह विचार किया, जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार है उसके कुछ प्रावधानों को भी लागू कर दिया गया था। यह प्रयास किया गया कि अब पूर्णतः भारतीय संविधान को भारत में जो लागू करने की तिथि हो वो 26 जनवरी रखा जाए। तो सर्वसम्मति से 26 जनवरी 1950 को भारत का कंप्लीट संविधान लागू किया गया और तभी से भारत एक पूर्ण गणतंत्रात्मक देश बना। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। 1930 के बाद देखें, 1930 में हम गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन रहा, जो सबसे पहला आंदोलन रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन ही वह प्रमुख आंदोलन है जिसमें आप देखेंगे कि समाज का हर एक वर्ग, बच्चा, बूढ़ा, महिला, पुरुष, जवान, हर एक वर्ग समाज का गांधी जी के आंदोलनों से जुड़ा
और गांधी जी समाज के एक एक वर्ग को आंदोलन में जोड़ने में सफल रहे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो सबसे पहला सत्याग्रह कह लीजिए गांधी जी के द्वारा किया गया, उसे नमक सत्याग्रह कहा गया। यह नमक सत्याग्रह चला है 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक, इसको ध्यान रखेंगे। और इस यात्रा के दरमियान गांधी जी के बाबू कुल 78 सहयोगी, ये 78 सहयोगी हैं। प्रश्न यहाँ से बहुत बढ़िया घुमा करके पूछा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे नमक सत्याग्रह में कुल कितने लोग शामिल थे, कुल यदि बात करेगा तो बताइएगा 78, सहयोगी पूछेगा तो 78 बताएंगे, कुल यदि पूछेगा तो 80 बताइएगा। कैसे, इसको इस तरीके से याद रखेंगे 78 + 1 के फॉर्मूले पर। ये जो 78 है बाबू गांधी जी के सहयोगी हैं, इसको याद रखेंगे। एक यह गांधी जी हैं और दूसरा एक पत्रकार है जिसका नाम है वेब मिलर। तो इस तरीके से इस नमक सत्याग्रह में वेब मिलर एक पत्रकार है जो इस मुद्दे को कवर कर रहा है। टोटल 80 लोग यहां पर हैं। यहां तक बात क्लियर है? आगे देखें तो इस नमक सत्याग्रह में 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक यह मुद्दा चला। टोटल यहाँ से कभी कभी दिन पूछ लिया जाता है कि कुल कितने दिन में यह नमक सत्याग्रह की दूरी को तय किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल बाबू 24 दिन में यह पूरी यात्रा पूरी की गई है। और डिस्टेंस में देखेंगे तो नियर अबाउट 241 मील फैक्चुअल डेटा है, एक बार इसको चेक कर लेंगे। जहाँ तक ध्यान है 241 मील की ही दूरी है जिसको पूरा करने का प्रयास किया गया था। तो यहाँ से जब कभी प्रश्न थोड़ा सा तकनीकी स्तर पर बनाए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा तो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी जब नमक बनाकर नमक के कानून को तोड़ते हैं तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूछा जाता है कि गांधी की गिरफ्तारी के बाद नमक सत्याग्रह को लीड करने वाला जो नेता है उसका क्या नाम बता देंगे। तो गांधी की गिरफ्तारी के बाद एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे तभी यह वीडियो लेक्चर आपके लिए फायदेमंद होगा। गांधी की गिरफ्तारी के बाद नमक सत्याग्रह को जो लीड करने वाले नेता हैं उनका नाम है बाबू अब्बास तैयब। अब्बास तैयब के द्वारा इसको लीड किया गया। अब्बास तैयब के द्वारा इसको लीड किया गया। उसके बाद देखें 1930 के बाद क्या स्थिति परिस्थिति बनती है। यहां से अब भारत की जो राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, राजनीतिक समस्या को दूर करने के लिए फाइनली यह विचार किया गया कि अब ब्रिटेन में वो बैठक बुलाते हैं, सर्वदलीय बैठक होगी और स्पेशली उसे कहा गया गोलमेज सम्मेलन। 3 प्रमुख गोलमेज सम्मेलन हुए और 3 प्रमुख गोलमेज सम्मेलनों में भारत के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। तो वहां से कुछ प्रश्न बन जाते हैं। बेसिकली यहां पर हम आपको बता देते हैं क्या क्या चीजें वहां से आपको ध्यान रखनी है। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ तो पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उस समय ब्रिटेन का एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहा वो रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम है? रैमजे मैकडोनाल्ड। बर्मिंघम पैलेस में कह लीजिए कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ है। उसके बाद देखेंगे, एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक मुद्दा आ गया था। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था रैमजे मैकडोनाल्ड। और इस प्रकार की स्थिति बनी जब कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो इसका कोई खास मतलब नहीं बना। फिर गांधी जी को मनाने के लिए तत्कालीन समय में जो भारत का वायसराय है, गांधी और इरविन के मध्य समझौता होगा और फाइनली गांधी इरविन समझौता के बाद कांग्रेस की तरफ से लीड करने के लिए जाएंगे गांधी जी। प्रश्न यह पूछा जाता है कि गांधी जी किस जहाज से लंदन गए थे। तो गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए हैं SS राजपूताना नामक जहाज से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कहाँ गए हैं बाबू? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में SS राजपूताना नामक जहाज से गए लंदन। इसी समय स्पेशली देखेंगे विंस्टन चर्चिल के द्वारा, स्पेशली जब ये गोलमेज सम्मेलन है इसमें किसी एक को लीड तो करना नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में विंस्टन चर्चिल नाराज है और यही इसी समय कहा है कि आज हम इस एक देशद्रोही फकीर को अपने बराबरी में हिस्सा स्थान दिए हुए हैं। और इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दरमियान ही भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलितों के लिए विशेष आरक्षण, पृथक निर्वाचन चुनाव प्रणाली की मांग करने लगे और इस बात को लेकर के गांधी और अंबेडकर के बीच मतभेद हुआ। फाइनली रैमजी मैकडोनाल्ड ने यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी किया जिसको कहा जाता है सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट का जो तारीख है इसको याद रखिएगा, 16 अगस्त 1932। ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है। गांधी जी फाइनली यहाँ से नाराज होंगे और कह लीजिए बीच में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को छोड़ करके गांधी जी आ गए भारत वापस। आगे चल करके तृतीय गोलमेज सम्मेलन होगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में सामान्यतः गोलमेज सम्मेलन से जो एक दिवसीय परीक्षा में प्रश्न बनता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो थर्ड गोलमेज सम्मेलन होगा, थर्ड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर साहब और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रमुख यह चेहरा रहे। इसके अतिरिक्त भी कुछ और लोग रहे जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया हुआ था, लेकिन ज्यादातर प्रश्न भीमराव अंबेडकर साहब से प्रश्न पूछा जाता है। सांप्रदायिक पंचाट या तो इसको मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, 16 अगस्त 1932 को। उसके बाद देखेंगे इसी समय गांधी और भीमराव अंबेडकर साहब के बीच में समझौता हुआ। गांधी इस बात के लिए राजी हो गए कि सीटों में आरक्षण की बात कही जाए दलितों के लिए, तो इस बात के लिए हम स्वीकार हो सकते हैं कि विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षण कर दिया जाए, सीटों की संख्या बढ़ा दी जाए। लेकिन इस बात पर हम स्वीकार नहीं होंगे कि दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली और निर्वाचन पद्धति की ही बात की जाए। उसी समझौता को कहा जाता है बाबू पुना पैक्ट या पुना समझौता के नाम से। 26 सितंबर 1932 को गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पुना पैक्ट या पुना समझौता हुआ। प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी सहयोग से यह समझौता हुआ था, तो तेज बहादुर सप्रू। पुना समझौता हम यहाँ पर लिख देते हैं, बोर्ड काफी भर गया, अब जगह नहीं बचा हुआ है। पुना समझौता 26 सितंबर 1932, तो 26 सितंबर 1932 को हुआ है पुना समझौता। और इस पुना समझौता में सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के बात हुई। गांधी उस पर राजी हुए। किसके सहयोग से यह समझौता हो पाया, तो आप बताएंगे तेज बहादुर सप्रू का सहयोग रहा। और इस पुना पैक्ट पर गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया है। एक महत्वपूर्ण बात होगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इन्हीं तीनों गोलमेज सम्मेलनों के जो अनुभव रहे उसी के आधार पर 1934 में श्वेत पत्र प्रस्तुत किया गया और फाइनली यही तीनों गोलमेज सम्मेलन आधार बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का। यहां तक की बात क्लियर हो गई है। तो यहां तक की यदि बात क्लियर हो गई है तो 1935 तक के हम लोग महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुके हैं। 1935 से लेकर के 1948 तक का एक और हिस्सा होगा जिसे थर्ड वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं यदि आप यह तीनों जो पार्ट आएगा, तीनों पार्ट के वीडियो लेक्चर को यदि आप ध्यान से सुन लेंगे तो गांधी युग से बनने वाला जितना महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इन 3 वीडियो की श्रृंखला के बाद गांधी युग से संबंधित जितने प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या तो बन सकने योग्य हैं, जिनके प्रश्नों के आने की संभावना आगे परीक्षा में है, उसको हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। और यह तीनों वीडियो लेक्चर यदि गांधी युग से प्रश्न आता है तो बड़े आराम से इस वीडियो लेक्चर से आप सहायता से सॉल्व कर सकेंगे। यदि आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।